श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मंगलवार का दिन है जो हनुमान जी का दिन है, तो क्यों ना हनुमान जी का जयकारा लगाते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग परसेंटेज का टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें हमने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कराई। पहला वीडियो परसेंटेज के बेसिक पे था, दूसरा वीडियो उसमें से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे हमने जो परसेंटेज पे डिपेंड थे। उम्मीद है कि आपने वो सब क्वेश्चन लगा लिए होंगे, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस की कुछ भी नहीं होने वाला। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन आप अपने एग्ज़ाम में कर पाएंगे। चलिए आइए उसी पे डिपेंड कुछ और क्वेश्चन हम लगाते हैं। लास्ट वीडियो में शायद मैं आयकर के बारे में पढ़ा रहा था और आयकर पर डिपेंड मैंने 2 सवाल करा दिए थे। अब उस पर अगला सवाल देखते हैं कि कैसे और सवाल बन सकते हैं हमारे आयकर पे। और ये जो सवाल है इम्पॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो अगला जो सवाल है वो कह रहा है, जब एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाता है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वो समान आय कर चुकाता है, तो उसकी आरंभिक आय। उसका कहने का मतलब है एक व्यक्ति है, उसकी कुछ आय है, ठीक है, उस पर 25% कर मुक्त है, मतलब उसकी आय पे 75% पे कर लगता है। कर की दर 18% है। यदि आय बढ़ जाती है 6000 से तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है। दोनों ही कंडीशन में आयकर समान है और जो आयकर में जो छूट है वो उसकी आय में 25% पे छूट है, आयकर जो लगता है 75% पे लगता है। तो उसकी प्रारंभिक आय पूछी। बहुत ही सिंपल सवाल है। हम मान लेते हैं उसकी इनकम एक्स है। उसकी इनकम कितनी एक्स है। एक्स में 25% पे छूट है, मतलब उसकी आय का 75% पे हमारा आयकर लग रहा है। वो आयकर है कितना 18%, मतलब हमारा ये आयकर आ गया। जब उसकी आय एक्स है, एक्स में 25% पे छूट है, इसका मतलब 75% पे आय लग रही है, ठीक है। 75% पे कर लग रहा है। कर कितना लग रहा है 18%। अब बोल रहा है यदि उसकी आय 6000 से बढ़ जाती है। उसकी आय अगर 6000 से बढ़ जाती है तो भी 25% ही छूट है, तो मतलब तो भी 75% पे लगेगा। अब आयकर की दर कितनी रह गई 15%। हल कर लेंगे इसको। 75/100, 75/100 पूरा पूरा चला गया, ये 0 से ये 100 से 100 चला गया, 3 18 3 15 चला गया। देखो इधर 6x, इधर 5x प्लस 6 पंचे 30,000। 6x में से 5x के x, तो उसकी आय कितनी आ गई 30,000। सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर से मैं एक बार एलेबोरेट कर देता हूँ। उसकी आय x है, 25% आय में छूट है, मतलब 75% पे कर लग रहा है। कर कितना लग रहा है 18%। यदि उसकी आय 6000 बढ़ जाती है, अब x प्लस 6000 आय हो गई, वही 25% छूट है, 75 पे लग रहा है, दोनों जगह समान है, वो कट ही जाना है। अब आयकर 15% है, इसको हल कर लेंगे, हमारी आय कितनी आ जाएगी 30% आ जाएगी। इसका एक दूसरा भी तरीका होता है, लेकिन वो तरीका मेरी समझ से पढ़ाने लायक नहीं। फिर भी अगर आप कहना चाहो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है ना, वो सवाल को जल्दी से जल्दी कम कैलकुलेशन में जो समझ में आना उस तरीके से लगाना है। अब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, सवाल को जितना तोड़ मोड़ के प्रेजेंट किया जाए वो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे एक तरीका ये, मैं आपको समझाता हूँ। मुझे ये तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पहले आई उसकी एक्स थी, अब उसकी एक्स प्लस 6000 हो गई। पहले कर 18% लगता था, अब 15% लग रहा है, ठीक है। अब समझना क्या है, हम मान लेते हैं कि उसकी आय नहीं बढ़ी। उसकी आय नहीं बढ़ी, डायरेक्ट कर का जो रेट है 18% से 15% हो गया, तो उसको क्या फायदा होता है। तो उसकी आय अगर x थी, पहले कर 18% लग रहा था, 15% लग रहा है, मतलब उसकी आय पे 3% का उसको फायदा हो जाता। हम मान रहे हैं अभी आय नहीं बढ़ी है, हम डायरेक्ट एजम्पशन कर रहे हैं कि उसकी आय x ही है, पहले कर 18% लगता था, अब 15% लग रहा है, मतलब उसकी आय पे 3% कर में छूट मिल रही, मतलब वो उसका उतना फायदा है। तो आय पे 3% का उसका फायदा हो गया, क्योंकि पहले 18 दे रहा था, अब 15 दे रहा है। ये हमने माना है उसकी आय नहीं बढ़ी, लेकिन ये फायदा हुआ क्यों नहीं उसको। दोनों कंडीशन में आयकर सेम रहा, लेकिन उसको फायदा क्यों नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो 6000 बढ़ा था ना, इस पे 15% कर लग गया, ये उसके बराबर हो गया। यहां पे जो
हमारा अमाउंट आएगा ना, जो हमारा x पे 3% का फायदा जो हुआ, वो फायदा क्यों नहीं हो पाया, दोनों कंडीशन में कर क्यों समान रहा, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन रहा, क्योंकि ये जो 6000 बढ़ गया ना, इस पे भी 15% कर लगो। यहां तक तो x की जब बात चल रही थी तो 18% टैक्स चल रहा था हमारा। जब ये 6000 बढ़ गया, 6000 बढ़ गया, इस 6000 के कारण ये 15% टैक्स हो गया, मतलब 6000 का 15% का जो अमाउंट आएगा वही उसको 3% फायदा होने वाला था, वो नहीं हुआ। इसको हल कर लो, ये चला गया 3×5=15, x बराबर 30,000। एक ये होता है, लेकिन मुझे ये कुछ तरीका नहीं पसंद है। क्यों इतना दिमाग लगाओ, इतना सोचना, जब उसको हम इतनी आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। देखो हमारा उद्देश्य जो होना चाहिए ना, वो सवाल को इजी मेथड में, कम से कम समय में और कम से कम कैलकुलेशन में सॉल्व करें। हमने एक लाइन लिखी, उसका आंसर आ जाएगा। जैसे अब एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये भी उसी पे डिपेंड है। देखो कितनी आसानी से लग जाएगा, हम वही x मान के लगाएंगे, बट कितनी आसानी से लग जाएगा आपका। एक आदमी की आय 28,800 है। जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 30% आयकर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो उसकी आरंभिक आय। ठीक है, पहले आरंभिक आय पूछी गई थी, इस बार आरंभिक आय दे दी गई है और एक्सेस पूछी गई, कितनी हमारी बढ़ गई है। तो देखो वही पहले x माना था आरंभिक आय, तो दे रखी 28,800 हमारी आरंभिक आय है। 30% कर मुक्त है, मतलब 70% पे हमारा कर लगेगा, और कर अभी लग कितना रहा है, 12% कर लग रहा है, 12/100 हो जाएगा। अब मान लिया हमने हमारी जो आय है वो x से बढ़ चुकी है, आय हमारी किससे बढ़ चुकी है, x से बढ़ चुकी है। वही बात 30% कर मुक्त है, मतलब 70 पे हमें लगेगा, और अब की जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10% लग रहा है। 70/100, 70/100 डायरेक्ट चला गया, 100 से 100 चला गया, ये 2×6=12 और 2×5=10 आ गया। अब देखो इसको हल करोगे, 28,800 इंटू 6 और 28,800 इंटू 5, जब इधर आएगा तो सिर्फ ये सिंगल बचेगा, 28,800 इंटू 1 बचेगा, 5 की x से मल्टीप्लाई। अब इसको हल करोगे, 5×5 = 3, 5×7 = 35, 5×6 = 30, 5760 उसकी आय बढ़ी थी। देखा कितनी जल्दी इसका आंसर आ गया। ये सबको ये वाली कैलकुलेशन समझ में आई। मैंने 28,800 इंटू 1 किस तरीके से लिख दिया, देखो यहाँ हम लिखेंगे 28,800, ये 6 आ जाएगा, इधर लिखेंगे 28,800 इंटू 5 प्लस 5x। अब ये मान लो इसको उधर ले जाते हैं, 28,800 इंटू 6 माइनस 28,800 इंटू 5 बराबर 5x। अब 28,800 कॉमन ले ले तो 6 - 5 बराबर 5x आ जाएगा। ये 28,800 इंटू 1 बराबर 5x, वही जो मैंने अभी लगाया था, डायरेक्ट मैंने ये लाइन लिख दी थी ना, ये 5760 हमारा आंसर आ गया। तो ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 28,800 इंटू 6, 28,800 इंटू 5, जब इधर आएगा 6 में से 5 गया 1 बचेगा, तो कैलकुलेशन करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। 5760 हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दूसरा टाइप आएगा। आयकर के इस टाइप के जो सवाल बनते थे मैंने आपको दोनों टाइप करा दिए। अब जो अगला क्वेश्चन हमारा आएगा वो क्वेश्चन नंबर 21 होना चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु यदि वह 55% अंक लाता है तो 240 अंकों से पास हो जाता है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ। मैंने एक स्केल बना दी, यहाँ पे लिख दिया पास मार्क्स। यहाँ पे जो बच्चा जिसके इतने प्रतिशत अंक या नंबर आ जाएंगे वो पास हो जाएगा। उसने दो कंडीशन दे रखी, यदि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है, मान लो यहाँ पे कोई विद्यार्थी है 25% अंक लाता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है। 25% अंक लाने वाला विद्यार्थी 210 अंकों से फेल हो जाता है। यदि कोई विद्यार्थी 55% अंक लाता है तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। सबको बात समझ में आ गई? ये मैंने स्केल पे पूरा ड्रॉ कर दिया जो क्वेश्चन है। एक स्केल बनाई, बीच में मैंने पास मार्क्स ली थी, यहाँ पे जो बच्चा होगा पास हो जाएगा। एक बच्चा जो है 25% अंक लाया है, वह 210 अंकों से फेल हो गया। दूसरा बच्चा 55% अंक लाया, वह 240 अंक पास होने से ज्यादा लेके आ गया। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 55 और 25 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 30%। 240 और 210 का डिफरेंस लोगे तो 450 आ जाएगा। देखो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, देखो ऐसे करना पड़ेगा। 240 माइनस इसका डिफरेंस लोगे माइनस 210, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, सबको मेरी बात समझ में आ गई? सबको ये लाइन समझ में आ गई? क्वेश्चन मैंने ड्रॉ कर दिया।
अब समझो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15, 0 से 0 कट जाएगा, 15 दे 45। अब समझो उसने पूछा उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए, मतलब यहाँ का प्रतिशत बताना है, तो हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। 25% से हमको 210 अंक ज्यादा बढ़ना है। अच्छा, अंकों में हमको पता है कि 210 अंक हम ले आए तो पास मार्क के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन परसेंटेज में पता लगाना है तो हम 210 अंकों को क्यों नहीं परसेंटेज में चेंज कर लेते। अगर 15 अंक बराबर 1% है तो 210 अंक बराबर, तो 15 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, यहां से निकाल लो, 15 कम 15, 15 छक्का 90, ठीक है, ये 15 चक्कू 60 आ जाएगा, 15 चक्कू 60, 15 कम 15 हो जाएगा और इधर 6 बच जाएगा, 15 चक्कू 60। इसका मतलब 15 को 14 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर 14 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर कितना आ जाएगा 14%, और इधर कितना आ जाएगा 210। हम बोल रहे थे अगर 25% से पास मार्क्स की ओर जाना है तो 210 अंक चलना पड़ेगा, तो अंकों में 210 चलना पड़ेगा, लेकिन प्रतिशत में कितना चलना पड़ेगा, 14% चलना पड़ेगा। 25 और 14 कितना हो गया, 39% पे हमारा वो पास हो जाएगा। तो इसका आंसर 39%। दूसरे सिनेरियो से मैं आपको बताता हूँ, मान लो कोई बच्चा कहे हम इधर से नहीं चलना चाहते हैं, बोले हम इधर से नहीं चलना चाहते, हम इधर चलें, ठीक, कोई भी बात नहीं, 1% बराबर अगर 15 है, देखो 55% जब अंक लाया तो 240 अंक एक्स्ट्रा लाया, तो 240 अंक इसको बैक कर दो, तो 15 को किससे गुणा करें, 240 है, यहां से निकाल लो, 15 कम 15, और क्या आ जाएगा जो मैंने पहले गलती की थी, 90, ठीक है। इसका मतलब 15 को 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 240 आ जाएगा, इधर 16 से मल्टीप्लाई 16%। इसका मतलब अंकों में 240 पीछे जाना है और परसेंटेज में 16% पीछे जाना है। 55 में अगर हम 16 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 39% आ जाएगा। सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसी पे बेस्ड एक और सवाल है, हम उसकी ओर बढ़ते हैं तो कुछ और आपको डाटा क्लियर होगा कि किस तरीके से इन सवालों को हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 22, ठीक है। ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप समझना, आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। वही इस टाइप के क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, एक स्केल बनानी है, बीच में हम लिख देंगे ये बच्चा जो यहाँ पे होगा पास मार्क्स पे होगा। एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है और 32 अंक से फेल हो जाता है, मतलब यहाँ पे 36% अंक लाया और 32 अंकों से वो हो गया फेल। दूसरा एक विद्यार्थी 48% अंक लाता है, वो यहाँ पे है, वो 48% अंक लाया और 64 अंकों से पास, मतलब पास मार्क्स से 64 अंक ज्यादा ले आया, ठीक है। ये स्केल पे क्वेश्चन हमने लिख दिया। अब दोनों का डिफरेंस ले लो, 48 और 36 का डिफरेंस कितना हो गया, 12%। और इधर इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ये डिफरेंस लेकर मतलब इनको जोड़ना होता है क्योंकि माइनस है। अब खुद ही देखो, इधर 32 चले, हमें यहाँ से वहां तक जाना है, इधर 32 चले, इधर 64 चले, तो टोटल कितना जोड़ी तो जाएगा। सबको बात समझ में आ गई, 64 और 32 जुड़ जाते हैं। अब ऐसे भी करोगे, 64 माइनस, सॉरी इसको ऐसे कर देते हैं, 64 माइनस और माइनस 32 ऑलरेडी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 64 प्लस 32 ये कितना आ जाएगा, ठीक है, तो ये 96 आ जाएगा। अब यहाँ से 1% निकाल लेते हैं, 12 अट्ठे कितना होता है, 96। अब समझो उसने पूछा है पास मार्क्स, तो 36% है उसको पास मार्क्स तो जाना, मतलब 32 अंक बढ़ना पड़ेगा। अंकों में 32 बढ़ना है तो परसेंटेज में कितना बढ़ना पड़ेगा, देखो 8 अंक बराबर 1% है तो 32 अंक, तो 8 चक्कू 32 होता है, तो इधर 4% आ जाएगा। अंकों में 32 बढ़ना है, परसेंट में 4 बढ़ना है, तो 36 और 4 40% पे पास हो जाएगा। इसका आंसर कितना, 40। इधर से भी निकाल सकते हो आप, इधर से भी निकाल सकते हो। 48% है, अगर उसको पास मार्क्स पे जाना है, पीछे जाना है, तो 64 अंक पीछे आना पड़ेगा। तो 8 अंक 1% के बराबर 64, 8 8 64, इधर 8% आ जाएगा। तो इसका मतलब अंकों में 64 पीछे बढ़ना है और परसेंटेज में 8 बढ़ना, 48 में से 8 गया, 40% इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया है 22। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। देख लो, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कुछ नया अजूबा नहीं आता। अगर आपने लगाया है तो लगा ले जाएंगे, नहीं लगाया है तो भाई फंसना तो लाजमी है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक कमीशन वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छे होते हैं।
एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है, तो विक्रेता की कुल आय 6800। एक कोई दुकानदार है, वो कमीशन जो है ना 9% लेता है बिक्री पर। उसने एक कंडीशन भी लगा रखी है कि अगर 20,000 से ऊपर बिक्री होती है तो 1% बोनस और लेगा। तो इस प्रकार उस विक्रेता की कुल आय 6800 हो जाती है। हमें कुछ नहीं पता, हम मान लेते हैं कि उसकी कुल बिक्री x है। अभी x पे वो 9% कमीशन ले रहा है। x पे कितना कमीशन ले रहा है? 9% कमीशन ले रहा है। सबको बात मेरी समझ में आ गई? x पे वो 9% कमीशन ले रहा है। फिर आगे क्या बोलता है? 20,000 से ऊपर, मतलब 20,000 से ऊपर यही तो होगा। x में से अगर 20,000 घटा देंगे तो यही तो 20,000 से ऊपर आएगा। तो 20,000 से ऊपर 1% बोनस और लेता है। तो इस प्रकार उसकी टोटल आय कितनी होती? 6800 हो जाती। सबको मेरी बात समझ में आ गई कि x उसकी कुल बिक्री है, उस पर 9% कमीशन लेता है, टोटल उसकी कमाई इतनी हो गई। लेकिन कंडीशन उसने एक और लगा रखी कि 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस और लेता है। मतलब यहाँ x है और x में से 20,000 घटा देंगे तो ये 20,000 से ऊपर की बिक्री आ गई। 20,000 से नीचे की बिक्री पर तो 9% है, 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% और लेता है। इस प्रकार टोटल 6800 कमाता है। तो सिंपल सा इसको हल कर लो, ये 9x आ जाएगा और ये x माइनस 20,000, 100 उधर चला जाएगा। ये 6,80,000, 9x और 10x, 20 उधर का 6,80,000 और 20,000 7 लाख हो जाएगा। एस घटा देंगे तो उसकी जो बिक्री है कितने की है? 17,000। ये तो एक सिंपल मेथड हो गया, नॉर्मल तरीके से लगा सकते हो आप, इसको भी लगा सकते हो, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, कैलकुलेशन इतनी है नहीं। इसका एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ, उसको अच्छे से समझना। एक विक्रेता कुल बिक्री पे 9% कमीशन लेता है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे वो 9% ले रहा है, ठीक है, और x माइनस 20,000 से ऊपर 1% एक्स्ट्रा बोनस लेता है, मतलब यहाँ पे वो 10% ले रहा है। मेरी बात समझना, अगर वो x उसकी बिक्री है तो वो 9% लेगा। उसने बोल रखा है अगर x 20,000 से ऊपर है तो हम 10% कमीशन लेंगे। इस प्रकार विक्रेता की कुल आय कितनी हो जाती है? 6800 हो जाती है। अच्छा, हमको आप लोग एक बात बताइएगा कि हम मान लेते हैं कि उसने पूरी आय पे पूरी ही बिक्री पे 10% कमीशन लिया। हम एजम्पशन कर रहे हैं, नहीं माना कि 9% है या 20,000 से ऊपर 1% ज़्यादा 10% ले रहा है। हमने माना उसको पूरी ही बिक्री पे 10% कमीशन मिला। पूरी ही बिक्री पे कितना कमीशन मिला? 10% कमीशन मिला, ठीक है। तो क्या कंडीशन बन सकती है? समझो मेरी बात को कि अब देखो पहले कितना था हमारा? 6800 था। अब क्या हुआ कि इस 20,000 का हमको 1% और, देखो ये 10% का मतलब क्या होगा? ये 9% प्लस 1%, इसका मतलब 20,000 पे 1% हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? देखो मेरी बात समझ लो, ये देखो फिर से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक x था और यहाँ पे x माइनस 20,000 था। इसका मतलब है ये x माइनस 20,000 ये एक ऐसी आय है जिसपे तो 10% लग रहा है। उसके अलावा बची कौन सी है? उसके अलावा बची तो 20,000, उसके अलावा बची तो 20,000। समझ में बात आ गई? 20,000 तक वो 9% ले रहा है, 20,000 से ऊपर वो 10% ले रहा है। तो हमने माना कि पूरी आय पे, मतलब पूरी ही आय पे या बिक्री पे वहां कितना 10 लगा रहा। फिर देखो मैं यहां लिख देता हूं, यहां 20,000 और ये 20,000 से ज्यादा किया है, इस तरीके से आप समझो। ये 20,000 है, 20,000 की ज्यादा पे, 20,000 तक वो 9% लगाता है और 20,000 से ऊपर 10% लगा लेता है। मान लेते हैं कि उसने पूरे पे ही 10% लगा दिया, मतलब 20,000 पे अभी 9 मिल रहा था, अगर 20,000 पे उसने 1% और लगा दिया, इसका मतलब 20,000 के 1% 200 रुपए कमीशन उसको और मिलता। पहले कमीशन 6800 था, अब कमीशन 7,000 हो गया। कमीशन कितना हो गया? 7,000 हो गया। वो कमीशन कितना हो गया? 7,000 हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि उसने इस पे 1% और लगा दिया। किस पे लगा दिया? 20,000 वाली आय पे। सबको बात समझ में आई? यहां से इसका आय कितनी निकल आएगी? 70,000 आ जाएगी, ठीक है। समझ बात आ गई? 10% x बराबर 70,000। एक ये इसका मेथड हो सकता है। फिर से मैं एक बार और समझा दे रहा हूं, आप अच्छे से समझ लेना मेरा कहने का क्या मतलब है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप उस तरीके से भी लगा सकते। देखो मान लो इसकी आय, एक कंडीशन 20,000 वाली है, एक कंडीशन 20,000 से ज्यादा वाली है, ठीक है। 20,000 से कम पे 9% दे रहा है, 20,000 से ज्यादा पे वो कितना दे रहा है? 10% दे रहा है। हमने मान लिया कि उसने पूरी ही आय,
पूरी उसकी आय कितनी थी, एक्स थी, पूरी आय कितनी थी, एक्स थी, पूरी ही आय पे उसने 10% कमीशन लिया। इसका मतलब ये जो 20,000 है ना, इस पे इसके 1% और कमीशन देना पड़ेगा। 10% माना तो 20,000 का 1% कितना, 200। पहले कमीशन 6800 था, अब कमीशन 200 हो गया, मतलब कमीशन कितना हो गया, 7,000। ये कमीशन 7,000 कब है, जब पूरी आय पे 10% हम कमीशन लगा रहे हैं। एक्स पूरी आय थे, 10% कमीशन लगा रहे हैं, काट दो, एक्स बराबर हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 7। एक ये तरीका हो सकता है। चलो आगे बढ़ो, 2-3 बार समझा दिया, अब वो पे आपको समझ में आता होगा। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 लगाते हैं। ये तो वही क्वेश्चन आया 68 से वाला, उसको हटा दो। क्वेश्चन नंबर नो, क्या क्या खुल जाता है ये। क्वेश्चन नंबर ये विद्यार्थी 23 ये वाला होगा शायद, आई थिंक। ये क्वेश्चन है, इसको समझो, इसको भी मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। एक विक्रेता की कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता, मान लो उसकी कुल बिक्री कितनी, एक्स है, एक्स पे वो 12% कमीशन लेता है, तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री, मतलब x माइनस 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है, मतलब यहाँ पे 1% बोनस लेता है। इस प्रकार उसकी कुल आय 76-75। वही सेम क्वेश्चन है नहीं। कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है, 15,000 रुपये के ऊपर 1% बोनस लेता है, टोटल उसकी आय 76-75 है, 76-50 है। अब इसको हल कर लो, हल करके इसका हम आंसर ले आएंगे। हल कर लो, ये 12x हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई x माइनस ये 15,000, ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 2 3, 12x 13x हो जाएगा, ये 7 लाख, ये कितना है, 7,65,000, 15,000 उधर जाएगा तो 7,80,000 हो जाएगा, 13×6 = 78। तो उसकी आय कितनी आ गई, 60,000 उसकी आय आ गई। एक तो तरीका ये सिंपल तरीका, उस तरीके से अगर आपको बताएं, फिर से समझ लेना। एक विक्रेता कुल बिक्री पे 12% कमीशन लेता है और 15,000 से, मान लो यहाँ पे एक उसने 15,000 लिखा, ये 15,000 से ज़्यादा की आय वाला, यहाँ पे उसको कमीशन 12% देना पड़ रहा है, यहाँ पे एक ज़्यादा 13% देना पड़ रहा है। तो हमने मान लिया क्यों ना हम पूरे पे ही, आय हमारी वही एक्स है, आय कितनी एक्स है, क्यों ना हम पूरे पे ही उसको 13% कमीशन दे दें, क्यों ना हम पूरे पे ही उसको कितना कमीशन दे दें, 13% कमीशन दे दें। इसका मतलब यहाँ पे हमें 1% कमीशन और देना पड़ेगा। तो 15,000 का 1% 150 आता, कमीशन हमारा 76-50 था, 150 कमीशन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो 7800 कमीशन देना पड़ेगा। ये कब कमीशन 7800 देना पड़ेगा, जब पूरी आय पे हम 13% कमीशन दे रहे हैं। ये 13×6 = 78, आय कितनी आ गई, 60,000 आ गई। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, कितने हो गए, 24 हो गए। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन है, लेकिन आपको मज़ा आ जाएगी ये क्वेश्चन, मुझे भी क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं। बोल रहा है एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ कुत्ते व कुछ बिल्लियां हैं। यदि प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट व प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है, तो इस प्रकार 10 जानवर ने 57 बिस्किट खाए। देखो, एक तो इसका बेसिक तरीका लगाने का, एक जब बेसिक बता देता हूँ। मान लेता हूँ मैं टोटल जानवर कितने थे, एक्स थे, टोटल जानवर कितने थे, एक्स थे। उसमें बिल्ली में बोले तो कैट, कुत्ता बोले तो डॉगी, तो टोटल जानवर इन्होंने 10 बोले ना, 10 जानवर ने 10, तो 10 की बात चल रही है। ठीक है, तो एक्स ना मान के उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है 10 है, तो मान लेते हैं कि बिल्ली हमारी एक्स है, तो कुत्ता महाराज कितने बचे, 10 माइनस एक्स। ठीक, अब बिस्किट की बात चल रही, बिल्ली 5 बिस्किट खा जाती, अगर बिल्ली एक्स है 5 बिस्किट खाती, टोटल इतने बिस्किट खा जाएगी। और कुत्ता महाराज हमारे कितने बिस्किट खा जाते हैं, 6 बिस्किट खा जाते हैं। इस प्रकार टोटल बिस्किट 57 चले जाते हैं। तो ये 5x 10×60 माइनस 6x बराबर 57। ठीक है, और ये x बराबर कितना आ जाएगा, 3। इसका मतलब 3 बिल्लियाँ होंगी
और 7 कुत्ता होंगे। सबको बात समझ आ गई? 10 कुत्ते दिए गए थे, उसमें से हमने मान लिया x बिल्ली हैं, सॉरी 10 जानवर दिए गए थे, उसमें से हमने मान लिया x बिल्ली हैं और 10 - x हमारे कुत्ता हो गए। एक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है तो 5x, और ये एक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है, ये 6 × 10 - x। ये बिल्ली द्वारा खाए गए बिस्किट, ये कुत्ते द्वारा खाए गए बिस्किट, टोटल 57, x बराबर 3। इस तरीके से नहीं लगाना। इस एक और तरीका है, वो देखो कितना मस्त तरीका, वो आपको मजे आ जाएगी उस तरीके को लगाने में। देखो टोटल 10 जानवर थे, ठीक है, उसमें बिल्ली थी और कुत्ता थे। एक बिल्ली कितने बिस्कुट खाती थी? 5 बिस्कुट। और एक कुत्ता कितने बिस्कुट खाता था? 6 बिस्कुट। और टोटल 57 बिस्कुट खा लिए गए उनके द्वारा। अब मेरी बात समझना, हम मान लेते हैं कि इस 6 को, ये जो 6 लिखा है ना, इस 6 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 + 1, इस 6 को 5 + 1 लिख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि दोनों ने 5-5 बिस्कुट खाए। क्यों माने डॉगी ने 6 खाए? अगर दोनों ने 5-5 बिस्कुट खाए तो टोटल 10 जानवर थे और दोनों ने 5-5 बिस्कुट खाए, तो मतलब 50 बिस्कुट चले जाने चाहिए, लेकिन बिस्कुट बच गए 7। 57 बिस्कुट खाए, अगर हमने मान लिया दोनों ने 5-5 खाए तो 10 बचे 50, मतलब 50 बिस्कुट की खपत होनी चाहिए थी, लेकिन हो गई 57 हुई। 7 बिस्कुट एक्स्ट्रा क्यों आए? वो 7 बिस्कुट एक्स्ट्रा इसीलिए है क्योंकि एक कुत्ता 1 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है, और एक कुत्ता 1 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा, मतलब 1 बिस्किट 1 कुत्ता एक्स्ट्रा खा रहा, तो 7 बिस्किट 7 कुत्ता एक्स्ट्रा खाएंगे, तो ये 7 कुत्ता हो गए, ये 3 लोग हो। सबको बात समझ आ गई? फिर से एक बार एलिब्रेट करते हैं। 10 जानवर थे, उसमें बिल्ली और कुत्ता थी। बिल्ली 5 बिस्कुट खाती थी, कुत्ता 6 बिस्कुट खाता था। हमने मान लिया 5 + 1, मान लिया दोनों ही 5-5 खाते हैं, तो 10 जानवर अगर 5-5 खाएंगे तो 50 बिस्कुट खा लेंगे। 7 बिस्कुट एक्स्ट्रा बच रहा है, इसलिए बच रहा है क्योंकि एक कुत्ता 1 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता था। बिल्ली 5 खाती, कुत्ता 6 खाता, कुत्ता 1 एक्स्ट्रा खाता। एक बिस्कुट एक कुत्ता की तरह खाया जाएगा तो 7 बिस्किट एक्स्ट्रा खाएगा, इसका मतलब 7 कुत्ता रहे। 7 कुत्ता होगा, 3 बिल्ली हो गई, कुत्ता बिल्ली का खेल हो गया। आगे और बढ़ते हैं। इस बड़े मज़ेदार ये सवाल होते हैं और इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल लग जाते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं, कुत्ता बिल्ली से रिलेटेड। ये कौन सा हो गया? ये वाला हो गया आई थिंक। ये बढ़ते हैं। ये भी बिस्कुट से रिलेटेड है। किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं, ठीक है। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट लेता है। यदि 45 डबल कैसा आ गया? पीछे वाला कौन सा? यही है, ठीक है। यदि 45 जानवर द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए गए तो कुत्ते द्वारा बिल्लियों की संख्या। देखो टोटल जानवर कितने हैं? 45। इधर कुत्ता, इधर बिल्ली, इधर कुत्ता। देखो प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 + 2। हमने मान लिया टोटल दोनों 7 ही बिस्कुट खाते हैं। अगर 45 जानवर दोनों 7 खाएंगे तो हमारे बिस्कुट की खपत कितनी हो जाएगी? 45 × 7, 7 × 35, 3 7 × 4 = 28, 315 बिस्कुट की हमारी खपत हो जाएगी। सबको बात समझ में आ गई? अगर बिल्ली 7 खाती है, कुत्ता 9 खाता है, हमने इसको 7 + 2 में तोड़ लिया, तो हमने माना कि प्रत्येक जानवर 7 खाते हैं, तो 45 जानवर अगर 7 बिस्कुट खाएंगे, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 35 का 5, 3 आ जाएगा, 7 × 4 = 28, 31, मतलब 315 बिस्कुट खाने चाहिए। लेकिन खाए उन्होंने कितने? 355। अब ये 355 अगर खाए हैं तो बच कितने रहे? ये 0, 40 बिस्कुट एक्स्ट्रा खाए गए हैं। ये किसकी मजाल है जिसने 40 बिस्कुट एक्स्ट्रा खा ली? अब पता लगाओ। एक डॉगी 2 बिस्कुट एक्स्ट्रा खाता है, एक डॉगी 2 बिस्कुट एक्स्ट्रा खाता है, तो मतलब 20 डॉगी 40 बिस्कुट खाएंगे। देखो 2 बिस्कुट बराबर 1 डॉगी, 40 बिस्कुट एक्स्ट्रा खाएगा, इसको 20 से मल्टीप्लाइंगे, 40 बिस्कुट बराबर 20 डॉगी। इसका मतलब 20 जो है डॉगी हैं और बचे 25 बिल्लियां हैं। ठीक है, सबको बात क्लियर हो गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ये क्या बोल रहा है? किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं। कुल सिरों की संख्या 280 तथा कुल पैरों की संख्या 820 है। कुल कबूतरों की संख्या बताइए। देखो कुल सिरों की संख्या 280 बोली है,
280 सिरों की संख्या बोलने का मतलब 280 ही लोग हैं, ठीक है। तो किस किस की बात की गई? खरगोश की बात की गई और कबूतर की बात की गई। तो खरगोश के 4 पैर होते हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं, एजम्पशन देखो, हमको इस सवाल को लगाना है कितनी अच्छी तरीके से। हम मान लेते हैं कि इसको 2 + 2 लिख लिया, कबूतर के भी 2 पैर हैं, खरगोश के 2 पैर हैं, तोड़ लेंगे दोनों समान उसमें। अगर 280 लोग थे, दोनों के 2-2 पैर थे, इसका मतलब 28 दूना 56, 560 पैर होने चाहिए। बट पैरों की संख्या कितनी है? 820। इसका मतलब पैर एक्स्ट्रा कितने हैं? 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 में से 5 के 260 पैर एक्स्ट्रा है। 260 पैर एक्स्ट्रा किस लिए है? क्योंकि खरगोश, एक खरगोश पे 2 पैर एक्स्ट्रा है, 2 पैर एक्स्ट्रा है एक खरगोश पे, तो 260 पैर एक्स्ट्रा होंगे। 130 से मल्टीप्लाई, 130 खरगोश पे। तो इसका मतलब खरगोश की संख्या 130 है, बाकी जो बच गए वो हमारे क्या है? कबूतर। कबूतर हमारे कितने? 150। सबको बात समझ में आ गई? 280 सीट थे, इसका मतलब 280 लोग होंगे। खरगोश के 4 पैर होते हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं। तो हमने मान लिया कि खरगोश के 2 पैर मान लिए, तो मतलब खरगोश के भी 2 पैर, कबूतर के भी 2 पैर, 280 लोग हैं। 2 पैर के हिसाब से 560 पैर होने चाहिए, बट पैरों की संख्या 820 थी। 820 में से 560 घटा देंगे, 260 पैर एक्स्ट्रा आ रहे हैं। 260 पैर एक्स्ट्रा आने का रीज़न यही है कि खरगोश के 2 पैर एक्स्ट्रा थे। अगर 2 पैर एक खरगोश पे एक्स्ट्रा है तो 260 पैर 130 खरगोश पे एक्स्ट्रा होंगे। तो 130 खरगोश अगर इधर आ गए तो कबूतर कितने बचे? 280 में से 130 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 150। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इसको बटन ही काम करना बंद कर लिया। चलो दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। अगर ये परसेंटेज मैंने आपको पढ़ाया, जिसकी 3 वीडियो हो गई। पहली वीडियो में मैंने बेसिक्स के बारे में आपको क्लियर किया, कैसे फ्रैक्शन निकालते हैं, उस पर डिपेंड कुछ सवाल कराए। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ उससे अच्छे लेवल के सवाल कराए। आज मैंने आपको मोस्टली प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन कराए हैं जो हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।